पैसेज ने कहा था कि वर्ड्स रिमेन लाइक एन एनिग्मा, समथिंग दैट इज लाइक पजलिंग और मिस्टीरियस। ये एक टैंजिबल आइडेंटिटी है, मतलब जिसको आप छू सकते हो, प्रॉपर एक थिंग जैसा है, प्रॉपरली कॉन्क्रीट थिंग जैसा है। कैसे कमिंग चेंजेस को रेगुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई के टेक्नोलॉजी को रेगुलेट भी करना है। सक्सेस हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन सक्सेस पे जाने के लिए वो जो सीढ़ियां हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सबको नहीं मिलती हैं, वो लिमिटेड होती है। अजम्पशन सही वो होती है जो प्रेमिस और कंक्लूजन को साथ लेकर assumption nikal. Hello everyone, welcome to an amazing platform of PW CLAT. We have joined together for yet another session of logical reasoning, जहां पर हम लोग PYQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे CLAT 2024 और ALET 2024 के एग्जाम्स में पूछे गया था लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इन द पेपर CLAT 2024। तो बेसिकली क्लैट 2024 में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड विद द ALET 2024 पार्ट। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि पैसेज में इंफॉर्मेशन क्या थी। तो जो पैसेज थे दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ इंपैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमंस। सो दैट वाज द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज ने कहा था कि वर्ड्स रिमेन लाइक एन एनिग्मा, समथिंग दैट इज लाइक पजलिंग और मिस्टीरियस। उनकी जो प्रेजेंस होती है ह्यूमन स्फेयर में, वो एक यूनिक मिस्ट्री लेके आती है। वो इंट्रिकेट टिपेस्ट्री फॉर्म करते हैं जो कन्विंस करते हैं हमें हमारे एग्जिस्टेंस को लेके, ब्लर कर देते हैं लाइंस बिटवीन द फैक्ट एंड फिक्शन। अगर आप वर्ड्स के साथ एंगेज करें तो एक बहुत कैप्टिवेटिंग, एन्चांटिंग और कभी कभी इवन डॉन्टिंग एनकाउंटर रहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इमोशंस जुड़े हैं वर्ड्स के यूसेज से। डॉन्टिंग एनकाउंटर होता है वर्ड के साथ। एक वर्ड, एक सिंबॉलिक एंटिटी जो है, ये फॉर्म करता है एथीरियल, ना ही ये एग्जिस्ट करता है एज एन एनिमेट लाइक टैंजिबल बेसिकली, ना ही ये इनएनिमेट है, तो ना ही ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। ये बेसिकली पल्सेट करते हैं लाइफ के अंदर, ये एमनेट करते हैं वार्मथ और कोल्डनेस। वर्ड्स ही आपके इमोशंस को अब्सॉर्ब करते हैं और कभी कभी वर्ड्स इतने ज्यादा ड्राई हो सकते हैं एज अ रॉक। वर्ड्स प्रोवोक करते हैं स्माइल्स, एलिसिट करते हैं जॉय को। वर्ड्स होते हैं ग्लो वॉर्म्स की तरह जो मोमेंटरीली डिस्पेल कर देते हैं सराउंडिंग डार्कनेस को। अगर आपसे कोई आज आपके दुख के लम्हों में चार अच्छी बातें कर दे तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ता है आप पे, वही बात बताई है। और ये लाइफ सेविंग राफ्ट का काम करते हैं अमंग द टमल्टस ओशन वेव्स। तो आप अपने लाइफ में अगर टमल्टस ओशन वेव से गुजर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, तो किसी के चार पॉजिटिव वर्ड्स आपकी लाइफ पर एक अलग इंपैक्ट, एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वर्ड्स ग्रांट करते हैं द एबिलिटी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, साथ के साथ टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, एज विलियम ब्लेक नोटेड। तो ये वर्ड्स इंपैक्ट करते हैं एक सिमेंटिक एग्जिस्टेंस टू द लाइफलेस एंड बिस्टो करते हैं एस्थेटिक फॉर्म अपॉन द फॉर्मलेस। स्क्रिप्चर्स ने कहा है कि वर्ड इज द वर्ल्ड, आई से द वर्ल्ड विद इन द वर्ड इज द अबोर्ड ऑफ द फेथ, जो पैसेज ने यहां पर कंक्लूजन में बताया है। What is the central theme of the passage? तो पैसेज का बेसिकली पूरा सेंट्रल थीम क्या है, पूरे पैसेज का जो मेन आइडिया है वो क्या है यहाँ पर। फर्स्ट ने कहा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, नॉट डिस्कस्ड, हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। इंपैक्ट क्या है वर्ड्स का हमारे एग्जिस्टेंस पर, दैट्स अ करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, नॉट रिलेटेड। मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, ह्यूमन थिंकिंग की मिस्ट्री, नॉट डिस्कस्ड। According to the passage, what does a word symbolize? तो word symbolize क्या करता है, word क्या चीज symbolize कर रहा है, animate या inanimate, दोनों ही चीजें नहीं कर रहा। पैसेज ने लिखा था neither and nor। ये एक tangible identity है, मतलब जिसको आप छू सकते हो, प्रॉपर एक थिंग जैसा है, एक प्रॉपरली कॉन्क्रीट थिंग जैसा है। पैसेज एक इंटैंजिबल कॉन्सेप्ट है जो पैसेज ने यहाँ पर वर्ड एक इंटैंजिबल कॉन्सेप्ट है जो पैसेज ने बताया। पैसेज ने कैसे डिस्क्राइब करा वर्ड की एबिलिटी जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर जाती है। वर्ड्स की क्या एबिलिटी है जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर जाती है। वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आते हैं? नहीं, पैसेज ने कहा था कभी कभी दे कैन बी एज ड्राई एज अ रॉक। वर्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं इमोशंस को और खुद अपने आप में ही एक इमोशन बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। वर्ड्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता इमोशंस पे, क्लियर एलिमिनेटर। वर्ड्स के अंदर इमोशंस ही नहीं होते हैं, वर्ड्स सूखे होते हैं, ये भी एलिमिनेटर में जाएगा। देयरफॉर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक एंगेजमेंट विद वर्ड्स के साथ काफी कैप्टिवेटिंग भी हो सकता है, एन्चांटिंग भी हो सकता है और कभी कभी डेंजरस, डॉन्टिंग और खतरनाक जैसा भी हो सकता है एक वर्ल्ड के अंदर। इस बात से ऑथर का पॉसिबल कंक्लूजन हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं?
वर्ड्स को यूज किया जाता है सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन बता रहा है। पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज केयरफुली, वर्ड्स को बहुत देख समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात पैसेज ने नहीं बताई, हालांकि ये लाइफ का सच है। वर्ड्स कैन कैप्चर द अट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड, तो मतलब ये बोल रहा है वर्ड्स सिर्फ पॉजिटिवली वर्क करते हैं, सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वर्ड्स एक पेंट करते हैं पिक्चर एक वर्ल्ड की जो अलग अलग रंगों से भरी है, मतलब कभी वो अच्छे रंग हो सकते हैं, कलरफुल रंग हो सकते हैं, कभी वो बेरंग और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं। यही पैसेज ने आपको बताया है अल्टीमेट कंक्लूजन में। कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन करेगा ऑथर का आइडिया? कौन सा आइडिया? कि लाइक द ग्लोवॉर्म्स मोमेंटरीली डिस्पेल कर देते हैं हमारे सराउंडिंग डार्कनेस को, तो एक जुगनू की तरह कभी शब्द आते हैं और हमारी जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश कर देते हैं। इस बात को ऑथर ने बोला है स्ट्रेंथन कर दो। तो वर्ड्स हेल्प करते हैं हमें रियलिटी समझने में, हो सकता है वर्ड्स इल्यूमिनेट कर देते हैं एक रीडर का माइंड। ये सिर्फ रीडर की बात कर रहा है, लिसनर की बात नहीं कर रहा, जो शब्द को सुन रहा है उसकी बात तो कर ही नहीं रहा है। वर्ड्स हमें रियलिटी को एस्केप करने में हेल्प करते हैं, ये पैसेज ने नहीं कहा। वर्ड्स डार्कनेस ले आते हैं रीडर के माइंड में, ये भी पैसेज ने नहीं कहा। दैट विल मेक ए द करेक्ट स्ट्रेंथनर। पैसेज के हिसाब से क्या सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड विद इन द वर्ड का, कि पूरा का पूरा शब्दों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड छुपा है, इस बात से पैसेज का क्या इंप्लीकेशन है? ये रेफर करता है कि लैंग्वेज कितनी पावरफुल है जो क्रिएट करती है इंस्पिरेशन, एनर्जी और फेथ। सही हो सकता है। ये सिग्निफाई करती है ऑथर का प्यार ग्लोबल कम्युनिटी को लेके, अनरिलेटेड। ये रिप्रेजेंट करता है मिस्ट्री लैंग्वेज की, वो भी अनरिलेटेड है। ये डिस्क्राइब करता है ऑथर का मिशन कि वो कैसे डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, ये आपको भी पता चल गया होगा, अनरिलेटेड है। देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर एक अब्बज़ आ चुका है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर ये पूरा पैसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं प्रोग्रामर्स को, हाउ दीज कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो एंड समटाइम्स कैन इवन टेक अवे देयर जॉब्स। कभी कभी एआई इतना ज्यादा यूजफुल होता है कि नॉर्मल लोगों की नौकरियां खा जाता है। तो as much as digitization has transformed the country in the recent years, there's a widespread feeling that at some point around the horizon, AI will rejig everything. AI बिल्कुल पूरा पैराडिम चेंज कर देगा, इवन मोर फंडामेंटल, फैंटास्टिक और इवन द फ्राइटनिंग वेज। तो पॉजिटिव सेंस में भी एआई बदलाव लेके आने वाला है और नेगेटिव इंपैक्ट भी इसके होंगे। ऑल द प्रोज एंड कॉन्स विल बी देयर। दिस इज वाई डिसाइडिंग कि कैसे कमिंग चेंजेस को रेगुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई के टेक्नोलॉजी को रेगुलेट भी करना है। ट्राई ने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई है टू इंश्योर कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सेंस में डेवलप करें एआई को और यूज करें। एक ग्लोबल एजेंसी जो सिमिलरली वर्क करती है अलॉन्ग द लाइंस ऑफ G20 लीडर्स समिट, जिन्होंने डिस्कस किया था कि एआई को कंट्रोल में भी रखना जरूरी है। इंटरेस्टिंगली इवन अमेरिकन एमएनसी माइक्रोसॉफ्ट हैज फ्लोटेड अ ब्लूप्रिंट कि कैसे एआई को गवर्न करना है, तो कैसे गवर्नेंस होना चाहिए इंडिया में भी। जो ग्रेट साइज और डाइवर्सिटी है एआई के डेटा पॉइंट्स हैं जो इंडिया को एक ग्रेट इंटरेस्ट बनाते हैं द डेवलपर्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। बट इंडिया इज ओनली एट देयर रिसीविंग एंड। इंडिया सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी लेकर अपने यहाँ यूज कर पा रही है, खुद की नहीं बना रही है एज सच। नोवेयर क्लोज टू यूएस एंड चाइनाज एडवांसेस। ऑल्दो लेटली ये काफी ऑब्वियस हो चुका है कि कैसे हम स्टेट सेंसरशिप को एनकम्बर कर सकते हैं चाइना के लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग में। हमारी कंट्री स्टिल वेरी मच लो इन द गेम if we compare with PhD fields related to AI, investment in AI chip hardware design and domestic generative models like Wudao. Scientific accomplishments जो हुई हैं इंडिया के चंद्रयान मिशन में, they have been seen to being wooed for various international space collaborations. ये प्रॉमिस करता है एक स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स जो इंडियन इंडस्ट्री फेस करेंगे और एक जियो स्ट्रैटेजिकली यूजफुल रहेगा एआई टेक्नोलॉजी। Likewise, it is only with sufficient AI prowess that India shall really get to play the high table of global rule-making for AI. Knowing कि India का future will be shaped by the generative AI will need a matching efforts ताकि हम create कर पाएं indigenous models को। In this and at this stage, एक proactive government role बहुत ज़्यादा important है rather than just waiting on some large cooperation to do the needful. तो इंडिया के लेवल पर गवर्नमेंट को एक proactive role करना पड़ेगा इस फील्ड में rather than कि कोई और हम लोगों को बताए कि क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। Missing the bus will after all be even more costly than missing the chip research one.
plus GOI alone can push academic industry collaboration with the necessary weight and urgency. This not let other institution off the hook. साथ ही यूएस जज ने रिसेंटली रिजेक्ट किया है कॉपीराइट फॉर एन एआई जनरेटेड आर्टवर्क. इंडियन कोर्ट्स को स्टार्ट करना चाहिए एंगेजिंग विद द ब्रॉडर इशू ऑफ नॉन ह्यूमन एजेंसी रादर देन वेट फॉर द प्रेसिडेंट्स टू सेट एल्सवेयर. तो बजाय कि कोई और प्रेसिडेंट सेट करे, हमें खुद इस एरिया में वर्क करना चाहिए. इंडियन स्कूल्स नीड टू थिंक बियॉन्ड द बैन. तो लेट अस लीड इंस्टेड ऑफ ओनली बीइंग लेड. तो बजाय कि कोई और हमें राह दिखाए, हमें अपनी राह खुद देखनी चाहिए इन द एआई जनरेटिव फील्ड. तो आइए देखते हैं इस पैसेज पर क्या क्या क्वेश्चंस थे. पहला क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद. तो इस हिसाब से पैसेज का क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है जिससे ऑथर अग्री करेगा बेस्ड ऑन द सेट ऑफ प्रेमिसेस दैट वर गिवन टू यू इन द पैसेज. The best way to deal with the advancement of AI is to leave the regulation to the market forces. कि market forces अपने आप डिसाइड कर लेंगे, छोड़ दो इसको. पैसेज ने ये नहीं बोला. गवर्नमेंट ड्रिवन कंट्रोल ऑफ एआई इनएफिशिएंट है अपने आप में और रेड टेपिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये पैसेज ने नहीं बोला. प्राइवेट कंपनीज अपने लार्ज कैपिटल और इंफ्रा के साथ, डिजाइन के साथ एफिशिएंट हैं एआई के गवर्नेंस मॉडल्स में. पैसेज ने गवर्नमेंट के रोल के बारे में बात करी है, प्राइवेट एंटिटीज के रोल के बारे में बात नहीं करी. तो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स जो एआई रेगुलेशन के डेवलपमेंट के हैं वो ही एफिशिएंट आउटकम्स लेके आ सकते हैं. ये पैसेज का बेस्ट कंक्लूजन होगा. कौन सा यहां पर अगर सच होता तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता. तो हमें निकालना है ऑथर के अल्टीमेट कंक्लूजन को, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा वैलिडेट कर रहा है, सबसे ज्यादा एम्पलीफाई और स्ट्रेंथन कर रहा है. गवर्नमेंट जो लीड करेगी इनिशिएटिव रेगुलेटिंग और रिस्पॉन्डिंग टू एडवांसमेंट ऑफ एआई, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट पाएंगे. तभी तो बोला प्रेसिडेंस हमें सेट करना चाहिए, दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए. गवर्नमेंट जो एंगेज नहीं करेंगी एआई के अंदर और रिमेन रहेंगी एक रिसीविंग एंड पर कि दूसरा करके देगा, हम रिसीव करेंगे, दे विल बी एट अ रिस्क एंड विद नथिंग टू लूज. उनको कोई लूज करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो पॉजिटिव जैसा भी रहेगा. अनरिलेटेड, गवर्नमेंट जो एक्टिवली इंसेंटिवाइज करेंगी एमएनसीज को एआई में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सबसे ज्यादा एडवांसमेंट लेंगी. तो प्राइवेट रोल यहां पर डिस्कस नहीं हुआ. गवर्नमेंट जो एक्सप्लोर करेंगे मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो स्ट्राइक कर पाएंगे बैलेंस. अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोऑपरेशन पैसेज में डिस्कस नहीं हुआ था. दैट विल मेक ए द करेक्ट आंसर. अगले पर चलते हैं. पैसेज के हिसाब से जो ऑथर का स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था ऑथर का, कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं उनको एंगेज करना चाहिए विद द ब्रॉडर इशू ऑफ नॉन ह्यूमन एजेंसी rather than wait for a precedence to be set elsewhere. तो इंडियन कोर्ट्स को भी एआई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करनी चाहिए, यूज करनी, rather than कि कोई और पहले ये प्रेसिडेंस हमारे लिए सेट करे. ऑप्शन इस केस में पैसेज कौन सी बात से अग्री करेगा अगर हमें इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है, तो कौन सा यहां पर हमारा ट्रू स्टेटमेंट रहेगा एज पर द पैसेज, वो पूछा गया है यहां पर. तो यहां पर पहला कहता है कि कोर्ट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और ले डाउन करने चाहिए रूल्स जहां पहले से ही कोई और प्रेसिडेंस नहीं सेट कर चुका है. बिल्कुल ठीक है, पैसेज ने भी यही कहा था. इंडियन कोर्ट्स को सबसे पहले मुहिम चालू करनी चाहिए. कोर्ट्स को वेट करना चाहिए कि कोई और प्रेसिडेंस सेट करे और रिफ्रेन करनी चाहिए, एआई टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए. अनरिलेटेड, कोर्ट्स को स्टॉप कर देना चाहिए रिलाइंग ऑन प्रेसिडेंस और डिसाइड करने चाहिए जुडिशियल विजडम के हिसाब से. गलत आंसर. प्रेसिडेंस बेस्ट पॉसिबल सेफगार्ड होते हैं अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसीजंस और ये बिल्कुल ही अनरिलेटेड है. आर्बिट्रेशन डिस्कस भी नहीं हुआ है पैसेज में, एआई के ऊपर बात है, विच विल मेक ए द करेक्ट आंसर. अगर इंफॉर्मेशन पैसेज की बिल्कुल सही है तो कौन सा यहां पर नेसेसरीली ट्रू होना चाहिए, कौन सा यहां पर पैसेज के हिसाब से पॉसिबल इन्फरेंस होना चाहिए अगर आप पैसेज को समझे तो. पहला कहता है एआई का रेगुलेशन रिस्पॉन्स, एआई रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडीज की. ऐसा नहीं कहा, अलोन इज वेरी मच एक्सट्रीम. एआई का रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट की और इसको हम एड्रेस नहीं कर सकते स्टैंड अलोन स्टैट्यूटरी रूल से. कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अलोन. एआई का कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, वही बताया, एआई का रेगुलेशन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए जहां पे सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलकर काम करना चाहिए. दैट इज व्हाई ये बिल्कुल सही आंसर होगा. एआई का रेगुलेशन एक डोमेन है सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री का, मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है. गलत आंसर. पैसेज ने गवर्नमेंट रोल के बारे में भी डिस्कस किया. ऑथर के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन वुड रिजल्ट इन वीकनिंग रादर देन स्ट्रेंथनिंग, किस बात पे,
इंडिया का पोजीशन क्या है इन द फोर फ्रंट ऑफ जनरेटिव एआई, इस इंडिया के पोजीशन को लेकर जो पैराग्राफ में डिस्कस हुआ, पोजीशन ऑफ इंडिया इन एआई, इस ऑप्शन को आपने, जो भी पैसेज ने पोजीशन बताई है, इस बात को आपने यहां पर वीकन करना है। इन्वेस्टिंग अगर हम लोग करते हैं इंडिजीनियस एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन में और डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल्स में, इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, पैसेज ने ऐसा नहीं बताया। इंडिया ने एक्सप्लोर करे हैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, साथ के साथ साइंटिफिक एडवांसमेंट करी है, जैसे कि चंद्रयान मिशन, ये भी स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकन नहीं कर रहा। अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जनरेटिव मॉडल्स लाइक वुडाओ व्हिच हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन अदर जुरिसडिक्शन, अब यहां पर ये हो गया वीकनर, क्योंकि ये बोल रहा है कॉपी करने के लिए, वुडाओ को कॉपी करने के लिए, तो ये वीकन कर रहा है इंडिया का पोजीशन, क्योंकि ये दूसरे को कॉपी करने के लिए बोल रहा है, खुद प्रेसिडेंट सेट करने के लिए नहीं बोल रहा। लोकली डेवलप करना चाहिए टेक्नोलॉजीज को, इंडिजीनियस एआई मॉडल्स को लोकली डेवलप करना चाहिए, ये भी पैसेज ने डिस्कस नहीं किया, मेकिंग सी द करेक्ट वीकनर। ऑथर ने ये जो बात कही कि मिसिंग द बस विल आफ्टर बी इवन मोर कॉस्टली देन मिसिंग द चिप रिसर्च वन, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट चिप रिसर्च के बारे में सबसे ज्यादा ट्रू होगा एज पर द पैसेज? तो पहले ने कहा इंडिया विल लेट चिप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटियर्स, अपने फ्रंटियर्स को देखकर चिप रिसर्चिंग करेगा। नो, इंडिया वॉज राइट टू लीव द रेगुलेशन ऑफ चिप इंडस्ट्री एंड रिसर्च टू एमएनसी, मतलब इंडिया का बिल्कुल सही टेक था, उन्होंने चिप इंडस्ट्री का सारा काम एमएनसी पे थोप दिया, तो ये बिल्कुल सही था। गलत, इंडिया को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि वो न्यू रिसर्च, न्यू चिप टेक्नोलॉजी में एक्टिवली वर्क कर पाए, सो दैट दे शुड नॉट मिस द बस। Failure to respond to the new development in chip technology was a bigger loss than potential failure in AI. तो लॉस किस लेवल का हुआ है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये लॉस कंपैरिजन पैसेज ने नहीं किया था, इसीलिए डी भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर पैसेज। Imagine you have just been appointed as a consultant, आपको एक कंसल्टेंट की जॉब मिली है फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एक्सपीरियंस कर रही है डिक्लाइन अपने प्रोडक्ट एफिशिएंसी में, अपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी में वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कंपनी ने प्रोड्यूस करी है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और मैनेजमेंट कंसर्न्ड है कि किस वजह से हमारा जो ओवरऑल आउटपुट है वो इतना ज्यादा खराब क्यों जा रहा है। पैसेज ने वो डिस्कस किया है, ओवरऑल आउटपुट खराब क्यों जा रहा है, जबकि हमने तो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में हम लोग लेके आए हैं, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट का आउटपुट खराब जा रहा है। आपका टास्क है कि आपको आइडेंटिफाई करना है द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिक्लाइन और साथ के साथ आपने सॉल्यूशंस बताने हैं। तो जैसे आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, आपको समझ में आया, कुछ आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी कंपनी के बारे में कि कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है न्यू प्रोडक्शन सिस्टम जो कि ज्यादा ऑटोमेटेड है, बट ये रिक्वायर करता है हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स, मतलब है तो सारा ऑटोमेटिक पर चलाने के लिए ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट है। वर्कफोर्स ने रिपोर्ट किया कि उन लोगों के अंदर, लेबर के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है और उन लोगों के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, जिस वजह से ज्यादा छुट्टियां मारता है लेबर और एब्सेंटिज्म ज्यादा है। आपने ये भी नोटिस करा कि सेवरल ब्रेकडाउन्स हुए हैं कंपनी की न्यू मशीनरी में, जिस वजह से प्रोडक्शन में डिले हो रही है और क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो मशीनरी प्रॉब्लम है। कंपनी के जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट करी है सिमिलर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब उन्होंने भी ऑटोमेशन सिस्टम पे गए हैं लेकिन वहां पर उनको प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। साथ के साथ अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी में कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, ये काफी पिछले मंथ्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपने नोट डाउन कर ली। अब आपको निकालने हैं क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड थे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमको कहता है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अगर हम लोग पैसेज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चले तो इस केस में क्या होना चाहिए पोटेंशियल रूट कॉज ऑफ द डिक्लाइन। पोटेंशियल रूट कॉज का मतलब है पोटेंशियल बेसिक रूट कॉज क्या होना चाहिए जिस वजह से एफिशिएंसी कंपनी की डिक्लाइन हो रही है, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रूट कॉज। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। मेजरली प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेजरली प्रॉब्लम आ रही है मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है लेबर को, ना ही लेबर आ रही है, और जब लेबर नहीं आ रही तो जो नया सिस्टम आपने लिया है वो चलाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम आ रही है लेबर के साथ एब्सेंटिज्म, ये इसी का बेटर वर्जन है। तो अगर हम बी और सी को कंपेयर करें तो बी बेटर तरह से सारी बात को कवर कर रहा है।
ब्रेक डाउन इन द मशीनरी दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि लेबर ही नहीं है जब चलाने के लिए, तो वो ज्यादा बड़ा रूट कॉज है। What makes the introduction of new production system a potential contributing factor to the decline in efficiency? तो ये जो आपने नया ऑटोमेटेड सिस्टम लेके आए हो, उसकी कहां किस हद तक गलती है जिस वजह से कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है एफिशिएंसी में? सिस्टम हाईली ऑटोमेटेड है इसीलिए गलती हो रही है? नहीं, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स नहीं है, वो प्रॉब्लम में लिखा था। और वही बात है कि इट इज मिसिंग द ऑपरेटर्स विच आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर ये हो सकता है करेक्ट आंसर। मशीनरी प्रोन है ब्रेकडाउन के, मतलब वो होगी ही होगी ब्रेकडाउन, ऐसा पैसेज ने नहीं बताया। कंपेटिटर्स ने सिमिलर टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो यार वो तो एक्सेल कर रहे हैं ना, इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगले पर चलते हैं। क्रिटिकल डिफरेंस क्या है बिटवीन कंपनी की सिचुएशन में और उनके राइवल की सिचुएशन में? क्या बेसिक डिफरेंस है राइवल्स में और इस कंपनी के परफॉर्मेंस या ओवरऑल एफिशिएंसी को लेके अगर हम समझे तो? दोनों ही कंपनी और कंपेटिटर्स ने न्यू प्रोडक्टिव सिस्टम्स लेके आए हैं, ये सिमिलैरिटी है, डिफरेंस नहीं है। कंपेटिटर्स ने एक्सपीरियंस किया इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट्स, अब उनके पास कस्टमर कंप्लेन है कि नहीं कंपेटिटर्स के पास, इसके बारे में पैसेज ने आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इस कंपनी में प्रॉब्लम है, कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही है, बट उस कंपनी में आ रही है कि नहीं आ रही है वो नहीं बताया। कंपनी का जो वर्कफोर्स है उसके अंदर मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। कंपनी का जो मशीनरी है वो प्रोन टू ब्रेकडाउन है, अब हमें ये नहीं पता दूसरी कंपनी की जो मशीनरी है उसमें ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले पर चलते हैं। हाउ माइट द इंक्रीज एब्सेंटिज्म अफेक्ट द प्रोडक्शन? तो एब्सेंटिज्म से किस वजह से प्रोडक्ट एफिशिएंसी कम होती है? ये इंक्रीज क्वालिटी इश्यूज करती है, क्वालिटी इश्यूज को इंक्रीज करती है? नो। ये रिजल्ट करती है लॉन्गर मशीनरी ब्रेकडाउन में, कि मशीनरी ज्यादा लंबे टाइम तक ब्रेकडाउन रहेगी। ये डिले लेके आती है प्रोडक्शन में, जब लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन में डिले होगी ही होगी। इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, नो इंपैक्ट इफ एट ऑल। ग्रिलिंग भी करेंगे तो समझ में आएगा ये गलत आंसर में जा रहा है। What could be the possible solution to address the decline in production efficiency? तो बेसिक सोल्यूशन हम क्या लेके आ सकते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को कर्टेल कर सकते हैं, वो यहां पूछा गया। हायर करिए स्पेशलाइज ऑपरेटर्स फॉर द न्यू सिस्टम, ये करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। इंप्लीमेंट करिए मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्लीमेंट करिए, ये हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल, ताकि लेबर आना शुरू कर दे काम पे। मशीन को अपग्रेड कर दो, अगर मशीन को अपग्रेड कर भी देंगे और ऑपरेटर नहीं है चलाने के लिए तो क्या ही फायदा। नई मशीनरी को परचेज कर लो और रिप्लेस कर दो, यार पुरानी जो कंपेटिटर्स हैं वो तो इस मशीन से बढ़िया काम कर रहे हैं। विच विल मेक बी द करेक्ट चॉइस। इंफॉर्मेशन के हिसाब से व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस है इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट्स का अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी? तो पोटेंशियल रिजल्ट क्या होगा जब कस्टमर्स इतनी कंप्लेंट करेंगे, तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस उस चीज का क्या होगा वो पूछा गया है। ये इंडिकेट करेगा कंपनी की कंपेटिटर्स को कि वो उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, अगेन अनरिलेटेड, नो डेटा गिवन। ये सजेस्ट करेगा कंपनी के प्रोडक्ट मीट कर रहे हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, अगर मीट कर रहे होते तो कंप्लेंट्स ना आती। ये लॉस ऑफ कस्टमर में रिजल्ट करेगा और कंपनी की रेप्यूटेशन और ब्रांड वैल्यू गिरेगी, बिल्कुल ठीक है। ये शो करेगा कंपनी के ऑटोमेटेड सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, अगर बढ़िया तरीके से कर रहे होते तो कंप्लेंट्स ना आती। मूविंग अहेड विद अनदर पैसेज। इन अ वर्ल्ड जहां पर एस्पिरेशंस हमेशा अपवर्ड मोबिलिटी के लिए फर्वेंट है, फर्वेंट का मतलब है हमेशा लोग एक एंथुसियास्टिक रहते हैं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज है सक्सेस पाने के लिए वो बहुत लिमिटेड है। सक्सेस हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन सक्सेस पे जाने के लिए वो जो सीढ़ियां हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सबको नहीं मिलती हैं, वो लिमिटेड होती हैं। जब एक जनरेशन फॉल शॉर्ट करती है तो वो मैंटल ऑफ एम्बिशन पास कर देती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि यार हम अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों से अचीव करवाना, तो बच्चों पे एक एक्स्ट्रा बैगेज और बर्डन हो जाता है, एम्बेडेड विद इन द हैवी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो जनरेशन इसको फेल अप कर देती है मीटअप करने में, तो इस चक्कर में उनको सॉरो होता है, डिप्रेशन होता है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इसी लैंडस्केप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अज्यूम करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल, जो कल्टिवेट करते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहां अनसर्टेनिटी बन जाती है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। एक स्टार्क डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है
जो इमर्ज हुई है प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन और कंपेटिटिव टेस्ट के बीच में, जो एक्चुअली एम्पलीफाई करते हैं इस इनइक्वालिटी को, जो प्लाग करती है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम। कोचिंग इंडस्ट्री के जो मासिव मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं वो और ज्यादा प्रॉब्लम को एग्जैजरबेट करते हैं, मतलब एम्पलीफाई और बढ़ा देते हैं, जहां पर कुछ स्ट्रैटेजी सिर्फ वियरिंग करती हैं, एथिकल ग्रे एरियाज भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। टेस्ट अपने आप में ही इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं देन स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स, जो एक स्टेज सेट करते हैं इनएडिक्वेसी का और बच्चे में सेल्फ डाउट जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इस तरह से टेलर्ड किया गया है कि वो गेज कर पाए सिर्फ इंडिविजुअल का मेरिट एग्जामिनेशन के थ्रू। तो सिर्फ एग्जामिनेशन में मेरिट ही डिसाइड करता है कि भाई आप कितने एजुकेटेड हो या कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब अदरवाइज ऑब्वियसली मेरिट ही डिसाइड करता है। ये एक ड्रॉबैक है। एमिनेंट थिंकर माइकल जे सैंडल ने डब किया अपने सिस्टम में कि यही है टायरनी, एक नेगेटिव हमारे मेरिट सिस्टम का। एक सेंटिमेंट जो इको करता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, अपहोल्डिंग द ओबीसी रिजर्वेशन जजमेंट, कोर्ट ने भी बताया इट नीड्स अ डीपर इवैल्यूएशन ऑफ द आइडिया ऑफ मेरिट, जो हाईलाइट करेगा द न्यूआंस नेचर ऑफ इट। मेरिट एक कॉन्सेप्ट की तरह है जो रिमेन है श्राउडेड एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह हमारे सिस्टम के अंदर, और ये अक्सर अनएग्जामिन चला जाता है। स्कूल करिकुलम्स और स्कूल सिलेबस भी इसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। हमें लेकिन अडॉप्ट करना चाहिए न्यू लिविंग अरेंजमेंट्स, हमें सोर्स करने चाहिए नरिशिंग मील्स, हमें बैटल करना चाहिए बच्चों के आइसोलेशन और अकेलेपन की प्रॉब्लम से, ग्रैपल करना चाहिए कम्यूटिंग प्रॉब्लम से, जो एक बैकड्रॉप है इसके अगेंस्ट जो एजुकेशन सिस्टम अनफोल्ड करता है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करें या जेंडर माइनॉरिटीज की बात करें तो ये हर्डल्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जहां पे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी देखने को मिले हैं, जो लोनलीनेस, अकेलापन और इम्पेडिंग द अटेंशन स्पैन्स एंड क्रिएटिविटी। टेक्नोलॉजी इमर्ज करती है एज अ पोटेंशियल इक्वलाइजर। तो यहां पर पैसेज ने थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर एंड करने की कोशिश करी है कि टेक्नोलॉजी इसके लिए एक तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश करती है इक्वलाइजर इस लैंडस्केप में। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर दिया है ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नए प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं बच्चों के, ताकि वो बच्चे अपने घर के कंफर्ट जोन से ही क्लासेस को ले पाएं। गवर्नमेंट क्यूरेटेड और द मार्केट ड्रिवन कंटेंट कुड अशर द न्यू एरा ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जो बहुत रिक्वायर्ड है इस पैराडिम शिफ्ट के लिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑथर के हिसाब से कौन सा यहां पर नॉट लाइकली लीडिंग टू सुसाइड अमंग्स द स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन इज नॉट द रीजन फॉर सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स। इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दैट इज नॉट लाइकली द रीजन। ये यहां पर इनकरेक्ट आंसर में नॉट लाइकली है, बिल्कुल ये सही हो सकता है। बर्डनिंग ऑफ एम्बिशंस बाय वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज अ रीजन फॉर सुसाइड, ये पैसेज ने बोला था। क्रिएशन ऑफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं वो भी बोला था। एक सराउंडिंग एरिया में जहां डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट कल्चर के बच्चे आ रहे हैं, ये भी पैसेज ने बोला था। That will make A the not likely possible reason for the same. Which of the following is not true regarding the education system as per the opinion of author? मतलब आपको निकालना है false statement regarding the education system जो author ने बताया है यहां पर। It is primarily based on merit, passage ने भी यही कहा था। Merit of the student is not the determining factor, passage ने कहा था यही है determining factor, तो ये false statement है। एग्जामिनेशन बहुत पिविटल रोल प्ले करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये भी पैसेज ने कहा था। इंडिविजुअल का मेरिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एग्जामिनेशन, ये भी पैसेज ने कहा था। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग कि ये जो आइडिया ऑफ मेरिट है उस पर पैसेज ने क्या आइडिया दिया था, उस बात को आपने स्ट्रेंथन यहां पर करना है। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ट्रू मेरिट जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो मल्टीफेसेटेड और एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। पैसेज ने भी यही कहा था कि सिर्फ एग्जाम के मेरिट को डिसाइडिंग फैक्टर मत बनाओ कि कौन बच्चा अच्छा है और कौन बच्चा बुरा। जो मेरिट है वो एक्चुअली मल्टीफेसेटेड है, को करिकुलर एक्टिविटी से भी निकल के आना चाहिए, सिर्फ सिलेबस और एग्जाम से नहीं आना चाहिए। यही पैसेज का नोशन है और यही बात इसने और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दी। जो परवेसिव इनइक्वालिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सिर्फ एक सिंगल कंपेटिटिव एग्जाम डिसाइड कर लेगा तो ये एग्जाम को प्रमोट कर रहा है, इसलिए गलत। ट्रू मेरिट मल्टीफेसेटेड नहीं होता, एक्सटेंड नहीं करता एग्जाम के ऊपर, तो एग्जाम 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 इंपॉर्टेंट, गलत आंसर।
स्कूल एजुकेशन का सिस्टम इंश्योर करता है कि वो ढंग से मेरिट को अप्लाई करे। उन्होंने कहा था स्कूल के करिकुलम भी फॉल्टी है। दैट विल मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस। Which of the following is correct regarding the inequalities mentioned in the passage? तो inequalities को लेके आपको निकालना है passage का true statement। कोई डिफरेंस ही नहीं है बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एंड कंपेटिटिव एग्जाम। बोर्ड के बारे में तो पैसेज ने डिस्कस भी नहीं किया। एजुकेशन सिस्टम अकोमोडेट करता है इनइक्वालिटीज और ज्यादा इनइक्वालिटीज को अकोमोडेट कर रहा है, नहीं, गलत आंसर। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन लीड करता है सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं करता। एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज ऑलरेडी हैं जो और ज्यादा इनलार्ज हो जाती हैं और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती हैं एग्जाम की वजह से। ऑलरेडी इनइक्वालिटीज हैं और वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं एग्जाम की वजह से जब वो मेरिट वाला रिजल्ट वगैरह आता है। दैट इज व्हाई डी इज द बेटर आंसर। अगर आप लोग यहां पर डी और बी को कंपेयर करेंगे तो बी ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से इनइक्वालिटी आ रही है, लेकिन डी ने प्रैक्टिकली सही बात करी है पैसेज के भी हिसाब से। कौन सा ऑप्शन यहां रिफ्लेक्ट करता है द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर एजुकेशन एज पर द ऑथर? तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सभी बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। पैसेज ने कास्ट एंड क्रीड के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें, ये सही है। ये ओनली मीन्स है एजुकेशन का, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ इकलौता माध्यम है एजुकेशन का, ये नहीं बोला। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम एक्सेस नहीं कर सकते, मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, ये पैसेज ने डिस्कस नहीं किया। मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर क्वालिटी एजुकेशन? कौन सा चैलेंज नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस एक चैलेंज है, ये बिल्कुल है। मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये भी एक चैलेंज है, पैसेज ने बताया। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज चैलेंज नहीं है क्योंकि पैसेज ने कहा था कि टेक्नोलॉजी इज एन इक्वलाइजर जो सब जगह अवेलेबल है, इसीलिए ये चैलेंज नहीं है। लैक ऑफ कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ये यहां पर चैलेंज है, देयरफॉर सी वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अब हम लोग बढ़ेंगे द क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन टू यू इन योर एलिट एग्जाम 2024। तो जो भी क्वेश्चंस आपको आपके एलिट एग्जाम 2024 में पूछे गए थे, नाउ वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पैसेज ये कहता है, इट इज अ वेल नोन fact that the world isn't the same anymore politically, economically and for that matter financially। वर्ल्ड सेम नहीं रहा। मैक्रो इकोनॉमिक की जो सेटिंग्स होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक की सेटिंग्स हैं, दे हैव सेट टर्न्ड द एडवर्स फ्रॉम अल्ट्रा लो टू इवन हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स, जिसने लेवल ऑफ डेट्स उधार का राइज कर दिया है। स्पेशली पब्लिक डेट्स बढ़ चुके हैं, अनसर्टेनिटीज बढ़ चुकी हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। ये फॉलो करता है कि ये सब कंडीशंस जो हैं दे विल बियर अपॉन द फ्यूचर ग्रोथ। ब्रेकिंग ऑफ ट्रेड सप्लाई चेन्स और उनको रीशेप करना, फॉर एग्जाम्पल, दैट विल बी कॉस्टली फॉर द वर्ल्ड इन जनरल अकॉर्डिंग टू ऑल दीज कैलकुलेशंस, और ये आगे चल के भी कॉस्टलियर रहेगा जो इमर्ज करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो इस पूरी बात के अंदर आपने निकालना है ऑथर की क्या पॉसिबल अजम्पशन रही होगी। तो पहला कहता है इकोनॉमिक इवेंट्स एक वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ऑलवेज शेप अप करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी, बिल्कुल पैसेज ने भी ये बोला। मैक्रो इकोनॉमिक की सेटिंग्स को जब एडवर्स कर देते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ भी इंपैक्ट होती है, ये भी पैसेज ने डिस्कस किया है। देयरफॉर सी विल बी द करेक्ट चॉइस, दैट विल मेक बोथ ए एंड बी करेक्ट। ट्रैवलिंग इन अ बस कैन बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास खुद की अपनी सीट है, अगर आपको खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, द व्हीकल इज नॉट क्राउडेड, और अगर अच्छी अच्छी हवा चल रही है तो। बट अगर बस पैक्ड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तब आप अक्सर इरिटेट हो जाते हैं। समथिंग सिमिलर हैपेंस टू एटम्स, यही सेम चीज एटम्स के साथ होती है। इफ दे आर कंटेन्ड इन अ वेसल एट अ लो डेंसिटी तो वो बिहेव करेंगे एक सर्टेन वे में, बट इफ दे आर पैक्ड डेंसली टुगेदर, जैसे सॉलिड्स में होता है एटम्स डेंसली पैक्ड होते हैं, with little moving space something new happens, तो कुछ नया इस केस में होगा। कौन सा assumption यहां पर इंपॉर्टेंट है पैसेज के हिसाब से? लेस क्राउड बहुत ज्यादा एसेंशियल है इंजॉयबल बस राइड के लिए। क्या पूरा पैसेज सिर्फ बस राइड के बारे में बात कर रहा है? assumption सही वो होती है जो प्रेमिस और कंक्लूजन को साथ लेकर assumption निकालता है। ये बस राइड वाला सिर्फ और सिर्फ प्रेमिस की बात कर रहा है, एटम्स को भूल गया पिक्चर से।
Atomic behavior can always be understood by drawing analogies to the real world events. इन्होंने कहा कि atomic behavior को हम हमेशा समझ पाएंगे, easily समझ पाएंगे अगर हम real world के events को समझ लें तो हम आराम से atom का behavior समझ पाएंगे. Passage ने ये भी नहीं कहा सिर्फ एक similarity show करिए, ये extreme में चला गया कि हम science समझ लेंगे, chemistry समझ लेंगे real life events से. Therefore neither will be the correct answer. दोनों ही assumptions आपकी incorrect जा रही हैं. जो इशू है टेम्परेबिलिटी का, ईवीएम्स की अगर हम लोग बात करें, हैव बीन जो जितने भी टेम्पर कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वीएम मशीन्स को, हैव बीन डूइंग द राउंड्स एवर सिंस दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, एवरी टाइम अ पॉलिटिकल पार्टी लूजेस एन इलेक्शन, जब भी बैले मशीन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस अगर हार जाती है तो वो हमेशा मशीन पे ब्लेम करते हैं कि यार मशीन में फॉल्ट है, इस वजह से हम तो हारे हैं, बैले मशीन में फॉल्ट था. However, none of them have been able to prove their allegations against the credibility of EM. कोई भी प्रूफ कभी नहीं कर पाया है. Neither do they apologize when they win the election. और कभी-कभी इलेक्शन जब जीत जाते हैं तब भी EVM को क्रेडिट नहीं देते. EVMs have been used, all that this manages to do, however, but लोगों का ट्रस्ट शेक हो जाता है EVM के सिस्टम में. क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जर्मनी, सेइंग दैट EVM have been declared illegal. जर्मनी में तो ईवीएम्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने. कौन सा यहां पर अजम्पशन हो सकता है पैसेज के हिसाब से? ईवीएम्स आर टैंपर प्रूफ की कभी भी उनको टैंपरिंग उनके साथ कर ही नहीं सकते हैं. कर तो सकते हैं, कंसिडर इसको. क्रिटिसिज्म ऑफ एनी सिस्टम शेक्स पीपल ट्रस्ट इन इट. तो ये बिल्कुल ठीक है कि क्रिटिसिज्म ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो लोगों का उस पे से विश्वास उठने के चांसेस रहते हैं. ये पैसेज ने बिल्कुल यहां पर हम लोगों को इस चीज का इशारा दिया है. दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर. द आर्ट ऑफ वॉर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. की जंग लड़ना भी एक आर्ट होता है, लड़ने का तरीका एक आर्ट होता है जो वाइटल इंपॉर्टेंस होता है, एक स्टेट को आना चाहिए. ये मैटर है लाइफ और डेथ का. एक रोड आइदर टू द सेफ्टी और टू द रूइन डिसाइड करेगा कि आपकी जीत होगी, आपकी हार. Hence, it is the subject of inquiry which can on no account be neglected. तो मतलब ये state of art पे work करना चाहिए, इसको कभी भी हमें neglect नहीं करना चाहिए, as what passage wants to state. इसके पीछे author की क्या assumption रही होगी passage के अंदर कि matter of life और death है, उसको neglect नहीं करना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये matter of life and death है, state of art, इसलिए उसको neglect नहीं करना चाहिए. मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट. बिल्कुल यार, जो भी लाइफ और डेथ के मैटर्स हैं वो स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. दोनों ही पॉसिबल असम्पशन आ रही हैं, इसीलिए सी आपका करेक्ट आंसर में जाएगा. अगर हमने जब सर्वे किया आईटी प्रोफेशनल्स का बैंगलोर में, तो जो रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते थे उन्होंने रिपोर्ट किया कुछ इंस्टेंसेस सिर्फ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के. तो जो लोग रेगुलर योगा करते थे उन्होंने बोला कि उन लोगों को जो वर्क वाला स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, कभी कभी होता है. दोज हु डिड नॉट, जो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करते थे, उनको ज्यादा स्ट्रेस होता था. प्रियंका एक आईटी प्रोफेशनल है और बैंगलोर से है और रेयरली फील्स वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, उसको कभी कभी स्ट्रेस होता है. इस बात से आप क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हो प्रियंका के बारे में? प्रियंका योगा प्रैक्टिस करती होगी डेली, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने बोला जो लोग कभी कभी स्ट्रेस होता है और आईटी और बैंगलोर से हैं उनको योगा करते होंगे, तो हो सकता है. प्रियंका कभी भी योगा प्रैक्टिस नहीं करती, ये क्लियरली एक्सट्रीम आंसर है. प्रियंका माइट बी प्रैक्टिसिंग योगा, ये ज्यादा बेटर है. अब ए और सी के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो सी बेहतर है, क्योंकि इसने कहा शॉर्ट ये योगा प्रैक्टिस करती होगी, इसने कहा शायद करती होगी. अब शायद मैंने क्यों बोला? क्योंकि पैसेज ने कहा था कि जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जबकि दोज हु डिड नॉट उनको आती है. तो कभी कभी उनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी नहीं आती है. तो प्रियंका भी शायद योगा करती होगी, क्या पता उसके खुश रहने का कोई और कारण हो. तो योगा प्रैक्टिसेस करने के बारे में हमें प्रियंका के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, तो माइट एक बेटर ऑप्शन होगा 100% श्योर होने के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें प्रियंका के बारे में डिटेल नहीं है एज सच. दैट वुड मेक सी द बेस्ट चॉइस. सिटीज आर इंजन्स ऑफ द नेशंस प्रोग्रेस. सिटीज एक नेशन के प्रोग्रेस के लिए बहुत ऊपर हैं. हाउएवर बहुत सारी सिटीज पुअरली मैनेज्ड हैं और स्ट्रगल कर रही हैं बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए अपने रेजिडेंट्स को. At the core of the problem, the question is about the autonomy of the cities that almost always dependent on the central or the state government. Basic needs के लिए भी cities को government पे dependent होना पड़ता है, चाहे फिर वो central government हो या फिर वो state government हो.
एक न्यू रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि इसको रेमेडी करा जा सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग बदलाव लाएंगे तो इस चीज को चेंज किया जा सकता है, जहां पे हम ज्यादा ऑटोनोमी प्रोवाइड करें सिटीज को इन द मीन्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि उनको फंडिंग के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और उनको मर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, डिस्क्रिशन मतलब उनका खुद का से होना चाहिए कि किस तरह से उनको सिटीज को मैनेज करने में स्पेंडिंग करनी है। तो सिटी काउंसिल्स को भी ये पार होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहां पर ऑथर की बात को वीकन करेगा, इस कंक्लूजन को वीकन करेगा कि सिटी को ऑटोनोमी प्रोवाइड करिए। सिटीज जो सेल्फ गवर्निंग होती हैं हिस्टोरिकली, उन्होंने कभी भी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं प्रोवाइड करे। हिस्टोरिकली जिनको ऑटोनोमी दी गई उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में कुछ टाइम लगेगा पास ऑन करने में, ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टाइम ले लेंगे। ठीक है, वो टाइम ले लेंगे, सिटीज तो लेकिन काम कर लेंगी ना अच्छे से, तो ये स्ट्रेंथनर हो सकता है लेकिन वीकनर तो बिल्कुल नहीं है। ये इजी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो एडमिनिस्टर कर पाएंगे सिटीज को, इजी उनके लिए तो है, हमने कब कहा उनके लिए मुश्किल है। हम कह रहे सिटीज को तो चांस दो, ऑटोनोमी दो, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। नन ऑफ द अबव इज द इनकरेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई ए वुड बी द करेक्ट वीकनर, कि जिन सिटीज को हमने हिस्टोरिकली ऑटोनोमी दी थी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही उनकी डोर को देना चाहिए। एक टाउन ने फेस की है प्रॉब्लम ऑफ एन एक्सेसिव नंबर ऑफ रैट्स, उनको बेचारों को रैट्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाउन ने एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड रखा एवरी रैट किल। जैसे आप रैट को मारोगे आपको एक फाइनेंशियल अवार्ड मिलेगा, विच वाज टू बी प्रूव बाय शोइंग द सेवर्ड टेल ऑफ द रैट। ओ माय गॉड, इन्होंने कहा है कि वो रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब आप उस चूहे की कटी हुई पूंछ हमें दोगे, तब हम आपको रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि हम लोग रैट की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। फैक्ट्स अगर सच होते तो आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द टाउन्स पॉलिसी, कौन सा आर्ग्यूमेंट टाउन की पॉलिसी के फेवर में जाएगा? Merely cutting off the tail of a rat does not stop the rat from surviving and producing more rats. ये आपका किलर ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, टाउन की पॉलिसी में नहीं जा रहा है। Once the tail of the rat is cut off, the rat cannot survive. ये बिल्कुल सही है कि भाई टेल कट करके दे दो, रैट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कटिंग ऑफ द टेल इज इनह्यूमेन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये टाउन की पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। और बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाई ये टाउन की पॉलिसी के फेवर में जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, ताकि बच्चों को प्रिपेयर किया जा सके लाइफ के चैलेंजेस और मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस को लेके। प्रायोरिटाइज करने का मतलब है किसी चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसको ऑलरेडी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, यही मतलब है इसका। इसके पीछे की इन्फरेंस आपको निकालने के लिए बोला था, एंड दिस वाज द क्वेश्चन गिवन इन योर एलिट 2024 एग्जाम। पहले ने कहा क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स है वो करंटली एम्फेसाइज नहीं किए जा रहे एजुकेशन सिस्टम में, बिल्कुल, तभी तो उनको बोला है कि प्रायोरिटी दो, इसका मतलब एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही असम्पशन हो सकती है। प्रायोरिटाइजिंग दी स्किल्स इज द ओनली मेथड जिससे हम बच्चे को मॉडर्न वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनली यही मेथड है, मतलब बच्चे को कोई और ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सीआर जानने की जरूरत है, ओनली टू एक्सट्रीम। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर नॉट रेलेवेंट एंटायरली, ये बिल्कुल ही फॉल्सिफाइंग प्रेमिसेस हो गया। स्टूडेंट्स को जरूरत ही नहीं है किसी और स्किल्स की लाइफ को लेके, सिर्फ और सिर्फ यही वाला स्किल जरूरत है, ये भी अनदर एक्सट्रीम ऑप्शन में जाएगा। जो रिसेंट सर्ज हुआ है डिमांड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उसने इंक्रीज कर दिया है लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सर्ज हुआ है, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया है, उसी वजह से लिथियम बैटरी का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली दीज टू थिंग्स आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, जैसा कि पैसेज ने कहा कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ी। इसके पीछे की आपको निकालनी थी इन्फरेंस। तो यहां पर पहला कहता है कि ये जो इंक्रीज हुआ है बैटरी प्रोडक्शन में वो सोल कारण है जिस वजह से ईवी की डिमांड बढ़ गई है। बिल्कुल, ईवी की डिमांड की वजह से ही लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गई है, प्रोपोर्शनेट है, पैसेज ने भी बताया। ये लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, यही सिर्फ ऐसी बैटरीज हैं जो यूज होती हैं ईवी में, ये हमें नहीं पता। पैसेज ने कहा कि ईवी में लिथियम बैटरी यूज होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये यूज होती है, अगेन एन एक्सट्रीम ऑप्शन। इसकी प्रोडक्शन से अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हमें क्या पता, फाइनेंसेस हमसे तो नहीं पैसेज में डिस्कस करे, तो ये इन्फरेंस नहीं हो सकती। स्टेटमेंट कहती है कि जो यंग एडल्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पर लगाते हैं, जितने भी यंग एडल्ट्स हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया।
इनको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए रादर टाइम मेकिंग कनेक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में जो कनेक्शंस हैं वो बनाने में इनको अपना टाइम डेल्व करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है ऑथर की इसके पीछे? तो ऑथर कहता है यहां पर यंग एडल्ट्स को अवॉइड करना चाहिए सोशल मीडिया। अवॉइड करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, कहा इनको थोड़ा टाइम सोशल कनेक्शंस में भी लगाना चाहिए। अवॉइड करने के लिए पैसेज ने नहीं बोला। यंग चिल्ड्रन रियल लाइफ कनेक्शंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंक्लूजन है एज पर द आर्ग्यूमेंट अबव। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कंक्लूजन सही है? दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर। जिसने कहा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। अगला क्वेश्चन कहता है आपको ह्यूमन बीइंग्स एंटाइटल्ड हैं डिग्निटी के और राइट्स के। तो हम जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोगों को अपनी डिग्निटी और हमें अपने राइट्स मिलने चाहिए, जबकि जो नॉन ह्यूमन होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको नहीं मिलने चाहिए डिग्निटी और राइट्स। क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं हम ऑटोनोमस हैं, हमें अपनी मर्जी है, ऑटोनोमस हैं। एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोनॉमस है। किस सेंस में बताया कि एनिमल्स जो हैं दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देयर एक्शंस। उनको अपने एक्शंस का पता ही नहीं है कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, और वो गाइड करते हैं एंटायरली बाय द प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। तो एनिमल्स जो है वो सिर्फ प्लेजर और पेन प्रिंसिपल पर चलते हैं और उनके एक्शंस उनके बस में नहीं होते हैं। जबकि हम ह्यूमंस की बात करें, हम ऑटोनोमस हैं, हम कैपेबल हैं फॉर एक्टिंग फॉर मॉरल रीजंस। हम मॉरल रीजन के लिए भी एक्ट करते हैं और कभी कभी हम कॉन्ट्ररी पे वर्क करते हैं प्लेजर पेन के, और कॉन्सोनेंस पे वर्क करते हैं पेन के। तो मतलब हम ह्यूमंस ऐसे भी हैं, कभी कभी जो चीज हमें अच्छी लगती है, प्लेजरेबल लगती है, हम उसके विपरीत जाके पेन चुनते हैं, और कभी कभी हम लोग पेन के साथ भी कॉन्सोनेंस दिखाते हैं कि जो चीज हमें दुख दे रही है उसके पास भी हम जाते हैं। तो इस तरह से क्योंकि हम लोग ये सब चीजें सोच सकते हैं, इसलिए हमको डिग्निटी और राइट्स होने चाहिए, और एनिमल्स ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको डिग्निटी और राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ऑथर ने बोला कि इस बात के पीछे क्या अजम्पशन रही होगी। पहला कहता है कि ये जो एंटाइटलमेंट है, जो आपका हक है डिग्निटी और राइट्स का, ये फ्लो किस चीज से करता है? क्या चीज है जो डिसाइड करेगा कि आपको डिग्निटी और राइट्स मिलने चाहिए? यही कि आप सोच पा रहे हो, मॉरल रीजन, कॉन्सोनेंस एंड ऑल, कि आप एक्ट कर पा रहे हो मॉरल रीजंस पे, कॉन्ट्ररी वर्क कर पा रहे हो, प्लेजर कॉन्सोनेंट विद पेन कर पा रहे हो। बिल्कुल, दैट इज व्हाई ह्यूमंस को बोला था एंटाइटलमेंट है। ह्यूमन बीइंग्स आर वर्दी ऑफ असर्टिंग सुपीरियोरिटी ओवर एनिमल्स। सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी जैसी बात डिस्कस नहीं करी थी पैसेज ने। दैट इज व्हाई ये गलत आंसर है और ए आपका करेक्ट अजम्पशन में जाएगा। अगले पर चलते हैं। द नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी, जो इंक्लूड करता है बच्चों की एडिक्शन या लोगों की एडिक्शन, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड किया गया है। हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें इस पोटेंशियल हार्म से, पोर्नोग्राफी के। इसीलिए पोर्नोग्राफी को बैन कर देना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप होगा, ताकि हम लोगों के मेंटल वेलबींग को सपोर्ट कर सकें, लोगों के इंडिविजुअल्स को, स्पेशली हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है। इसके पीछे की ऑथर की क्या अजम्पशन रही होगी वो यहां पर पूछा गया है। पहला कहता है जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं पोर्नोग्राफी के, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं और वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, जिस वजह से हमें ऐसा लगा कि देयर इज अ नीड फॉर बैन। तभी हमने ये बात बोली। पैसेज ने लास्ट में बोला था कि बैन कर दो, इसके पीछे उसने रीजन दिया था कि ये एडिक्शन जा रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस जा रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जा रहा है, प्रॉब्लम जा रही है। तो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं जिस वजह से हमें लगा कि बैन करना चाहिए। बिल्कुल सही असम्पशन। कोई भी सब्सटैंशियल देखा जाए तो पॉजिटिव या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं पोर्नोग्राफी कंजम्पशन के, जिस वजह से हम इसके बैन को काउंटर बैलेंस कर पाए। तो इसका मतलब है बैन होने दो जब इस चीज का कोई पॉजिटिव नहीं है। तो ये भी असम्पशन सही है। दोनों क्योंकि असम्पशन सही हैं, सी विल बी योर करेक्ट आंसर चॉइस। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आपसे, नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट इन अ मूविंग व्हीकल इज इलीगल। तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो मूविंग व्हीकल के अंदर, तो इसको इलीगल माना जाता है और पनिशेबल भी माना जाता है। लेकिन हाउएवर एक्स क्या बोलता है? एक्स का आर्ग्यूमेंट है, एक्स ने बोला कि सिंस नॉट वियरिंग अ सीट बेल्ट कैन एट मोस्ट ओनली हार्म द पर्सन हु हैज चोजन नॉट टू वियर द सीट बेल्ट। इसने कहा कि जब हम सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो इस पे हमारा चालान कटता है, इलीगल है, पनिशेबल है। लेकिन जब कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता और अगर एक्सीडेंट होगा तो नुकसान सिर्फ उसी बंदे को होगा जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, बाहरी इंसान को कोई नुकसान नहीं होने वाला, एंड किसी और को कोई नुकसान नहीं होने वाला। देयरफॉर इस चीज को हमें नॉट वियरिंग सीट बेल्ट को इलीगल, पनिशेबल
नहीं बनाना चाहिए, इसको लीगल बना देना चाहिए कि ठीक है सीट बेल्ट नहीं पहनी, कर रहा है अपना नुकसान कर रहा है, दूसरे का थोड़े ना नुकसान कर रहा है। इस बात के पीछे ऑथर की क्या आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर की बात को अगर सच होगा तो वीकन करेगा, जो ऑथर के इस बात पर डाउट क्रिएट करेगा। डाउट क्या क्रिएट करेगा? कंक्लूजन ने कहा सीट बेल्ट पहनने से सिर्फ खुद ही का नुकसान हो रहा है, दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। वीकन क्या कर देगा? शायद यार दूसरे का नुकसान भी तो हो सकता है, तभी तो इलीगल पनिशेबल बनाया है, ये डाउट क्रिएट कर देगा। यही बात आपको 4 ऑप्शंस में से कौन से में दिख रही है, देख लेते हैं आइए। पहला कहता है जो लोग बेल्ट नहीं पहनते वो सफर करते हैं सेवियरली इंजरीज में, एक्सीडेंट्स के अंदर, और उस चक्कर में उनको पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेज उन पर लगते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जब लोगों के एक्सीडेंट होते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फंडिंग है वो कहां से आ रही है? लोगों के टैक्सेस से, पब्लिक हेल्थ के रिसोर्सेज से। तो नुकसान तो जनता जनार्दन का भी हो रहा है ना, अगर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये वो डाउट क्रिएट कर रहा है कि यार नुकसान तो दूसरे का भी हो रहा है, ना पहनने वाले का भी और जो बेसिकली बाहर है उनका भी। सेम गोज विद बी। बी ने कहा एक एक्सीडेंट के अंदर जो लोग बेल्ट नहीं पहनते हैं वो इतनी तेजी से शीशे से बाहर गिरते हैं और वो इस चक्कर में दूसरे की पीपल या प्रॉपर्टी को हार्म कर सकते हैं। मतलब इंसान हो सकता है एक्सीडेंट में इतनी तेज शीशे से बाहर निकले कि दूसरे की गाड़ी पर जाके लगे, तो गाड़ी का नुकसान, किसी और का एक्सीडेंट हो जाए, किसी इंसान पर जाके गिर जाए, तो दूसरे के ऊपर भी हार्मफुल है ये चीज। तो दोनों ही आपके आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहे हैं, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर चॉइस। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सर्टेन टेनिस टूर्नामेंट्स जो हैं उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट करी है इक्वल पे फॉर मेन एंड विमेन, कि यार जितने भी मेन एंड विमेन प्लेयर्स होते हैं टेनिस में उनको इक्वल पे मिलना चाहिए उनके टूर्नामेंट्स प्लेइंग का। जो सपोर्टर है इस पॉलिसी के वो कहते हैं कि अगर हम लोग इक्वल पे नहीं रखेंगे तो उससे ना प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल पे डिस्क्रिमिनेट होंगे, वायलेट होंगे इक्वल वर्क वाले प्रिंसिपल। कौन सा इस बात को वीकन करेगा, डाउट क्रिएट कर देगा इस बात पर कि इक्वल पे जो है उस पर हमें डाउट क्रिएट करना है कि शायद इक्वल पे नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फॉल्सिफाई नहीं करना कि शायद इक्वल पे करना सही नहीं है, काम के हिसाब से ही दो, इक्वल पे शायद करना सही नहीं है। तो यहां पर मेन मैचेस जनरेट मोर रेवेन्यू दैन विमेन मैचेस। अब आपको लगेगा मैम ये सही लग रहा है कि मेन के मैचेस से प्रॉफिट ज्यादा आता है, मेहनत तो दोनों बराबर कर रहे हैं ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पैसा अगर ज्यादा मेन कमा के दे रहे हैं वो तो बाद का रिजल्ट है ना, हम तो कॉजल इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना कि कॉज में तो दोनों बराबर इनपुट दे रहे हैं ना, मेन एंड विमेन प्लेयर्स। बाद में रेवेन्यू किससे ज्यादा आ रहा है दैट डजंट मैटर, इसीलिए ये लग रहा है सही लेकिन गलत आंसर है। बी क्या कहता है मेन के जो मैचेस होते हैं यूजुअली मेन खेलते हैं 5 सेट मैचेस, 5 लेवल पे मैचेस खेलते हैं, जबकि विमेन के मैचेस होते हैं 3 सेट में, और मेन ज्यादा देर खेलते हैं। तो मेन अगर ज्यादा देर खेलते हैं तो फिर इक्वल पे तो यार शायद नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बहुत ही एसेंशियली डाउट क्रिएट कर पा रहा है। सी ने कहा ये जो प्रिंसिपल है इक्वल पे इक्वल वर्क का, ये ओरिजिनेट ही नहीं हुआ स्पोर्ट्स में, बिल्कुल ही एंटायरली आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन की, ये तो स्पोर्ट्स में एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए। अगले पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लेम किया है कि अगर हम रिप्लेस कर देंगे ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स, जो पुराने वाले बल्ब्स होते हैं, एलईडी बल्ब्स के साथ अगर हम रिप्लेस कर देंगे घरों के अंदर, इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर हम लोग एलईडी बल्ब्स लेकर आ जाएंगे, एलईडी बल्ब्स को हाउस होल्ड में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ऑथर ने कहा इसी बात को सबसे ज्यादा कौन सा बात सपोर्ट करेगा, तो यहां पर आपको निकालना है करेक्ट स्ट्रेंथनर। तो कौन सा है वो करेक्ट स्ट्रेंथनर? एलईडी बल्ब ज्यादा एक्सपेंसिव हैं ट्रेडिशनल बल्ब के, अगर ज्यादा एक्सपेंसिव हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे नीचे हो रही है वो फिर भी नहीं बताया, उल्टा ये तो नेगेटिविटी में बात कर रहा है एलईडी बल्ब्स के। एलईडी बल्ब्स का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है ट्रेडिशनल बल्ब्स के कंपैरिजन में, ड्यूरेशन लंबी होती है, लंबे टाइम पे टिकते हैं, लंबे टाइम पे टिकेंगे दैट डजंट मैटर, लेकिन कंजम्पशन तो बिजली तो पूरी पूरी खाएंगे, अनरिलेटेड। एलईडी बल्ब्स जो हैं वो लेस लाइट एमिट करते हैं, लेस हीट एमिट करते हैं, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि वो हीट कम एमिट करेंगे तो वो इनपुट भी कम लेंगे, एनर्जी की कंजम्पशन भी वो कम लेंगे, क्योंकि वो एमिट करते हैं लाइट और हीट कम के सेंस में, लाइट नहीं हीट कम निकालते हैं, तो उनकी एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगी। देयरफॉर इस बात को ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। एलईडी बल्ब्स अवेलेबल हैं अलग अलग कलर्स के अंदर,
अगर कोई चीज अलग अलग रंगों में अवेलेबल है तो हम उससे ये मान लेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करती होगी. एंटायरली एन अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस. So hence C is the correct answer. So these were your questions that were asked from you in your CLAT 2024 and your ALET 2024 exam from your logical reasoning sections. तो इसी तरह से आपने PYQs को एनालाइज करना है और अब अपने आप को जी जान से तैयार कर लेना है CLAT 2025 के लिए. और तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.